नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 अप्रैल 2020 और हम लोग इस डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है आरटीजीएस के रिगार्डिंग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज एन 24x7 ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र मेथड। तो दो तरीके से ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। पहला होता है आरटीजीएस और दूसरा होता है नेफ्ट, NEFT। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो आपको आरटीजीएस के बारे में बताना है कि क्या आरटीजीएस जो है वो 24x7 ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र मेथड है। सेकेंड है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस सिस्टम मर्ज मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग बैंक। जो यूपीआई का हम लोग यूज करते हैं तो वो एक यूपीआई किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक ही यूपीआई होता है और वो बहुत सारे बैंकों से जुड़ा हुआ होता है। एक ऐप के थ्रू हम जो है पेमेंट कर पाते हैं। थर्ड है अंडर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बैंक डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फंड ट्रांसफ़र। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में बैंक डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है फंड ट्रांसफ़र के लिए। जैसे उसमें सिर्फ आईडी से स्कैन, थंब के जो होते हैं वो, इन सब के द्वारा ही उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 1 only, C 2 only and D 2 and 3 only। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 1 only। ठीक है, तो क्योंकि आरटीजीएस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मेथड है। ये 24x7 की फैसिलिटी इसमें नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही भेजा जा सकता है जब बैंक वर्किंग आवर्स में होता है। ठीक है, और बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो OIC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यह वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और सेकेंड है इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ OIC। भारत जो है वो OIC का मेंबर है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। जो OIC है उसमें 57 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर जो है वो सऊदी अरेबिया के जिद्दा में है। इंडिया जो है वो OIC का मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प बात है कि सऊदी अरेबिया में इसका हेड क्वार्टर है और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। तो इसीलिए इंडिया को अब तक इसमें मेंबरशिप नहीं दी गई है, जबकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल समिट था वो रबात डिक्लेरेशन या मोरक्को डिक्लेरेशन से शुरू हुआ था 25 सितंबर 1969 को। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ये रिसेंटली नहीं है और ये मोरक्को डिक्लेरेशन या रबात डिक्लेरेशन। थर्ड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एक्टिव ग्लैनेटिक न्यूक्लियाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक्टिव ग्लैनेटिक न्यूक्लियाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है दीज आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल which are being pulled toward a black hole is converted into light। तो यह कब एक्टिव ग्लैनेटिक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक ग्रेविटेशनल एनर्जी, किसी भी पदार्थ की जब ग्रेविटेशनल एनर्जी ब्लैक होल की ओर आकर्षित होने लगती है और वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको बोला जाता है एक्टिव ग्लैनेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, जो ब्लेजर्स, क्वाजार्स एंड AGN, ये सब AGN है, बट रेडियो गैलेक्सी जो है वो AGN नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। ठीक है, अब ये एक्टिव ग्लैनेटिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो सबसे चमकदार कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो क्या होते हैं, वो स्टार्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 1960 के दशक में साइंटिस्ट को ये बात पता लगा कि 15 से 16 प्रकाश वर्ष दूर 15 से 16 प्रकाश वर्ष दूर भारत में कोई रेडियो गैलेक्सी है।
क्योंकि ये रेडियो तरंगों को अवशोषित और परावर्तित कर रहे थे। अब जो सितारे होते हैं या स्टार जो होते हैं उनसे भी चमकदार चीज़ अगर कुछ होती है तो वो होती है क्वार्ट्ज, ठीक है। ये काफ़ी चमकीले होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्टिव ग्रेनेटिक न्यूक्लियाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक तरफ आपको ट्रेडिशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। फर्स्ट है मेडियाटू मणिपुर, संकीर्तना केरला एंड कलबेलिया राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर है, मैच कर रहा है? योर ऑप्शंस आर A 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 2 ओनली एंड D 2 and 3 ओनली। तो मेडियाटू जो है वो केरला में है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। संकीर्तना जो है मणिपुर में है, और संकीर्तना को टेंजिबल इनहेरिटेज लिस्ट में भी डाला गया है। और ये जो कलबेलिया है राजस्थान में है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी थर्ड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो GI स्टेटस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है GI इज यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफिनिट जियोग्राफिकल टेरिटरी। मतलब GI टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो किसी स्पेशल जियोग्राफिकल टेरिटरी से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो ये GI स्टेटस है वो एडमिनिस्टर्ड किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। एंड थर्ड है इन इंडिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए GI इज़ वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो GI जो वैलिड है इंडिया में वो क्या 15 साल के लिए वैलिड है? तो योर ऑप्शंस आर A 1 and 2 ओनली, B 1 ओनली, C 2 ओनली एंड D 2 and 3 ओनली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। जब एक बार आप GI टैग मिल जाता है तो आप 10 साल तक उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 10 साल बाद फिर से आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। एक बार GI टैग के बारे में ध्यान लेते हैं। GI इंडिकेशन यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वैसी वस्तुओं को दिया जाता है जिसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो किसी खास ज्योग्राफिकल टेरिटरी से, भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं गुड्स के, ये 1991 में इसको रजिस्टर किया गया था बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी गुड्स इन इंडिया। मतलब भारत के जो वस्तुएं हैं किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी से रिलेटेड, तो उनको इनके अंतर्गत 1999 में एक एक्ट के द्वारा संरक्षित और प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया गया। ये एडमिनिस्टर्ड होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और 10 साल इसकी वैलिडिटी होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द AEIOU वर्क कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो AEIOU वर्क कल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट स्टैंड्स फॉर एडेप्टेबिलिटी, इफिशियंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी एंड यूनिवर्सलिज्म फॉर अ न्यू बिजनेस एंड वर्क कल्चर। तो अभी कोविड-19 को लेकर के 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने एक न्यूज़ ऑन AIR का ये न्यूज़ था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब नए वर्क अल्फ़ाबेट को नए तरीके से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, जिनमें उन्होंने वर्किंग कल्चर के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C both 1 and 2 and in the one not 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट ग्रीन स्टेट इन द कंट्री विथ नो केस ऑफ कोरोना वायरस बीइंग रिपोर्टेड सिंस अप्रैल 3। तो भारत में कौन सा देश है जो 3 अप्रैल के बाद जहां से कोई भी कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग नहीं हुई है? तो वो कौन सा स्टेट है आपको ये बताना है, उसको ग्रीन स्टेट का दर्जा दिया गया है। योर ऑप्शंस आर A गोवा, B केरला, C उत्तर प्रदेश एंड D राजस्थान। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि केरला के पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में अभी पहला केस हुआ है और पत्तनमथिट्टा मॉडल की हम लोगों ने बात की थी।
उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि लगातार चल रहे हैं, और राजस्थान में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रेमडेसिविर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेमडेसिविर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट इज अ ड्रग विद एंटीवायरल प्रॉपर्टीज दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन 2014 टू ट्रीट इबोला केसेस। तो 2014 में यूएस की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने इबोला को बनाया, ये जो रेमडेसिविर दवाई है वो एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज वाली दवा है, तो इसको बनाया गया था इबोला वायरस से लड़ने के लिए। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, रेमडेसिविर इज करेंटली अवेलेबल इन इंडिया। तो क्या भारत में भी रेमडेसिविर उपलब्ध है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है। अभी भारत में रेमडेसिविर जो है अनअवेलेबल है, और भारतीय कंपनियां जो है वो इस पर अपनी नज़र बनाए हुई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूएस ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस ड्रग्स के द्वारा कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। हालांकि WHO ने इसको भी मान्यता नहीं दी है, तो इसीलिए भारतीय जो बायोटेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं ये, तो वो लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ इन द कंट्री। तो कौन सी कंपनी ने, सॉफ्टवेयर कंपनी या सोशल मीडिया साइट्स ने अभी बांग्लादेश में एक थर्ड पार्टी के साथ फैक्ट चेकिंग के लिए समझौता किया है ताकि फेक न्यूज़ को रोका जा सके? योर ऑप्शंस आर ए फेसबुक, बी गूगल, सी व्हाट्सअप, डी ट्विटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। अब ये जो फेसबुक है वो 2016 में जो फैक्ट चेक के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें अभी 60 पार्टनर हैं और 50 लैंग्वेजेज में इसको चेक किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है गलत न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ के लिए इसको शुरू किया गया था, फेक न्यूज़ के लिए। इसमें होता क्या है कि जैसे ही अगर कोई कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी, जैसे ये 60 कंपनियां या पार्टनर जो हैं, किसी भी न्यूज़ को अगर ये फेक न्यूज़ डिक्लेयर करती हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग खोलते हैं फेसबुक तो न्यूज़ फीड आता है, न्यू फीड में काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर होती है, तो इसको काफ़ी नीचे डाला जाएगा। इससे क्या होगा कि फेक न्यूज़ जो है स्प्रेड होने से बच सकता है। 10th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रेपो रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेपो रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है, द रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड मनी टू बैंकिंग सिस्टम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें RBI बैंकों को पैसे देती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। एंड सेकेंड है, द रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक कैन पार्क देयर मनी विद द RBI। और रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें बैंक जो है अपने पैसे जिस रेट पर RBI के पास रखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 and नीदर 1 नॉट 2। क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंकों से पैसा लेती है, यानी बैंक जो अपना पैसा RBI में डालते हैं तो उन पैसों पर जो रेट दिया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जबकि रेपो रेट जो होता है वो होता है जब बैंक RBI से पैसे लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो जिन रेट पर RBI बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को लोन पैसे देती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। 11th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्पेनिश फ्लू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेनिश फ्लू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज ऑल्सो नोन एज द 1918 फ्लू पैंडेमिक वॉज एन यूजुअली डेडली इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। तो ये जो था 1918 फ्लू पैंडेमिक इसको भी बोला जाता है, और यह जो है इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक था। सेकेंड है, द स्पेनिश फ्लू वाज द फर्स्ट ऑफ 2 पैंडेमिक कॉज बाय द H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस एंड सेकेंड वाज द स्वाइन फ्लू इन 2009। तो स्पेनिश फ्लू जो था वो इससे पहले जो 2 पैंडेमिक आ चुके हैं, और H1N1 और स्वाइन फ्लू, उसमें भी वो सबसे पहला इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो ये स्पेनिश फ्लू था वो जनवरी 1918 में स्टार्ट हुआ और दिसंबर 1920 में ये ख़त्म हुआ था। तो जो अभी कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस चल रहा है,
तो ये इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से की जा रही है, ठीक है। इसके बाद में ये जो स्पेनिश फ्लू था उससे तकरीबन 500 मिलियन पीपल जो थे वो इन्फेक्टेड हुए, जो दुनिया की 1/3 आबादी थी उस समय की, और तकरीबन 17 से लेकर के 50 मिलियन के बीच में लोगों की डेथ हुई थी इसके द्वारा। स्पेनिश फ्लू जो था वो फर्स्ट पैंडेमिक था। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो H1N1 था वो पैंडेमिक हुआ, और थर्ड पैंडेमिक था स्वाइन फ्लू जो 2009 में था, और ये जो है फोर्थ पैंडेमिक है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।